हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी 2x2 डिटर्मिनेंट के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, तो उसी तरीके से अब हम फर्दर हायर डायमेंशन में जाएंगे जिसमें हम 3x3 के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे जुड़ी जो रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। उससे पहले जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा था डिटर्मिनेंट की, जो कि मैं रिलेट कर रहा था उसकी ज्योमेट्री से। जिस भी फिगर का एरिया या लेंथ जो भी डिपिक्ट कर रहा है डिटर्मिनेंट, उसकी जो ज्योमेट्री पे जो असर पड़ रहा था उससे मैं प्रॉपर्टी को रिलेट कर रहा था। तो ठीक उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इनवर्स, ठीक है। तो इसको मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से लिंक करूंगा। इफ वन अप्लाइज, अगर आप कोई अप्लाई करते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन Tx इक्वल टू Ax, ठीक है। ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो 2n रीजन जो भी है आपके पास, देन द अप्लाइंग द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A inverse X should map everything back to the original space. ओरिजिनल स्पेस। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है Tx इक्वल टू Ax, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए है ना। हो सकता है वो किसी रीजन को एज अ इनपुट देने पर स्क्वायर बना रहा हो, पैरेललोग्राम बना रहा हो, व्हाटएवर कोई भी ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है। तो अगर उसी चीज़ पर हम उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, Tx इक्वल टू A इन्वर्स X, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ पर हमने मैपिंग करी है वो फिर से उसके ओरिजिनल स्पेस पर लाकर छोड़ देगा। जैसे अगर जो भी हम मैपिंग ले रहे हों R2 से R2 ले रहे हैं, ठीक है, अब XY प्लेन में कोई ज्योमेट्री फॉर्म होती है, ठीक है, मतलब एज अ इनपुट देते हैं और वो एक्स डैश वाई डैश में एज अ इमेज एक ज्योमेट्री फॉर्म करता है। तो जब हम T इनवर्स ये अप्लाई करेंगे तो ये बैक मारेगा ना, तो ये जब बैक मारेगा तो हम यहाँ की ज्योमेट्री उठा के जो भी यहाँ पर बनी है उसको यहाँ पर मैप कराएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम श्योर नहीं हैं कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से यही सेम ज्योमेट्री है जो पहले थी। यहाँ पर ज्योमेट्री में चेंज हो सकता है क्योंकि ये A इन्वर्स पर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि हम पहले से इंश्योर नहीं हो सकते हैं कि हमारे पास क्या ज्योमेट्री आएगी, ठीक है। इन्वर्स जब मैट्रिक इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे हम तो जाहिर सी बात है कि वो चेंज होगा। दैट मीन्स कि आप जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इधर से अप्लाई करोगे तो जब वो वापस अपने ओरिजिनल स्पेस पर आएगा एज अ इन्वर्स, तो इट इज़ वेरी ऑफन पॉसिबल कि ज्योमेट्री चेंज हो जाए, ठीक है। तो मेरा बताने का पॉइंट यही था कि अगर सर्किल मान लो इधर है और उधर इलिप्स मिलता है तो इलिप्स वापस आके सर्किल हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि 1D 2D और 3D में जो चीज़ें डिपिक्ट हो रही हैं उनको आप ऐसे समझ सकते हो। तो अब अगर हम एक 3 डायमेंशनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करें, लाइक क्योंकि हमें 3x3 की मैट्रिक्स प्रोड्यूस करनी है ना, तो एक
3D लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेट करेंगे। सो इसको कुछ ऐसे ले सकते हैं, टी आर क्यूब से आर क्यूब, वेयर वही मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिख लें समझने के लिए, अगर a11x और a12y and a13z and a21x a22y plus a23z and next tuple a31x plus a32y plus a33z। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। और जाहिर सी बात है कि कुछ ये चेंजेस आ रहे होंगे, यहाँ पर एंट्रीज कुछ x y डैश और z डैश टाइप मिल रही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये x y z प्लेन है और ये x डैश y डैश z डैश प्लेन है। ठीक है, 3D के दो डिफरेंट ओरिएंटेशन के प्लेन ले लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे मैं आपको जनरली दिखाऊंगा। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो चीज़ क्लियर हो चुकी है 2D में। अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या ज्योमेट्री प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर हम इसका एक्शन देखें, एक्शन ऑफ दिस टी ऑन यूनिट क्यूब। ठीक है, 3D में बात कर रहे हैं ना हम, यूनिट क्यूब विच इज़ मेड फ्रॉम E1 E2 E3, तीन ये जो बेसिस वेक्टर हैं R3 के, ये लेकर अगर हम यूनिट क्यूब फॉर्म करें और इस ट्रांसफॉर्मेशन से उससे ज्योमेट्री प्रोड्यूस करवाएं, वॉट एवर इज़ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन रहा होगा और उस ट्रांसफॉर्मेशन का हमने मान लो कि ऐसे कुछ, आपका ये R3 का प्लेन है। ठीक है, R3 का प्लेन हो गया जिसमें ये E3 है, ये E1 है, ये E2 है। तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ क्यूब फॉर्म हो रहा है। अब ये क्यूब जो है, ये क्यूब जब इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जा रहा है तो ये क्या ज्योमेट्री प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो है पैरेललोपाइप्ड फॉर्म होता है एज अ न्यू ज्योमेट्री, जो हम 3 क्रॉस, अब अगर पैरेललोपाइप्ड हम बनाना चाहें, दैट इज 3D में थोड़ा सा टफ पड़ जाता है दिखाना। ठीक है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये पैरेललोपाइप टाइप का कुछ फॉर्म हो जाएगा, ये ज्योमेट्री हमको मिलेगी। और ये ज्योमेट्री जो मिली हमको, ये इसका जो है अब वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। बात समझ रहे हो, वहाँ पर 2D में एरिया था। ठीक है, 2D में एरिया था, 1D में डिटर्मिनेंट लेंथ बता रहा था, लेंथ का एलोंगेशन या कंप्रेशन। वहाँ पे वो एरिया एक्सपैंड कंप्रेस कर रहा था, यहाँ पर वो वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम को एक्सपैंड करेगा बाय द फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए क्या है, ए हमारी इससे निकल कर आएगी क्या, वही 3 क्रॉस 3, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यही हम बुक्स में डायरेक्टली पढ़ते हैं कि जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कैसे होता है, वो ऐसे होता है, क्योंकि जब हम किसी रीजन को, R3 के किसी रीजन को हमने R3 में मैप किया तो हमारे पास मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है ना पहले, उसी से तो एक एसोसिएट हुई 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने उसका डिटरमिनेंट देखना चाहा तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो जिस मैट्रिक्स से एसोसिएट है, ठीक है, जिस मैट्रिक्स से एसोसिएट है उस मैट्रिक्स के थ्रू ये ज्योमेट्रीज फॉर्म हो रही हैं एक स्पेस से दूसरे स्पेस में मैप करने पर। तो दैट मीन्स कि जो हमारा पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम है वो है
3x3 का डिटर्मिनेंट। ठीक, तो यही 3x3 में समझने वाली चीज़ थी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से एक्सटेंशन चल रहा है जैसा आप 2x2 में समझ रहे थे या 1x1 में समझ रहे थे। अब दूसरी बात ये आती है कि आप यहाँ पे इस चीज़ की ब्यूटी समझो। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक क्यूब जा रहा है, रीजन उसका पूरा जा रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, ये जो भी बेसिस आप पुट करोगे, लाइक आप T100 लोगे, T0101 लोगे और T001 लोगे। ठीक है, ऐसा कुछ लोगे तो क्यूब जाने के बाद अंदर एंट्री होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद इस क्यूब को वो रोटेट कर दे रहा है, रोटेट करने के बाद उसको एक्सपेंड कर रहा है, क्या उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है बाय द फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे डिटर्मिनेंट उसका वॉल्यूम था, क्यूब का वॉल्यूम था, जो भी साइड है। ठीक, साइड क्यूब होता है वॉल्यूम। उसके बाद वो पैरेललोपिपेड बन जा रहा है, तो रोटेट कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है और उसके बाद वो पैरेललोपिपेड फॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करना 3 डायमेंशन में। और अगर आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन में ही मैप करता है। लीनियरिटी ऑलवेज होल्ड्स विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो एक मतलब उसके साथ नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वायलेट हो जाता है। क्योंकि अगर वो किसी लाइन को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को किसी कर्व में प्रोड्यूस कर दिया उसने, तो वो नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ से भी एक मतलब डिफरेंस एज अ क्रिएट हो जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, कि वो एक स्ट्रेट लाइन को एक कर्व में मैप कर दिया उसने, मान लीजिए। और जो है, क्योंकि वो एल टी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन में ही मैप करेगा, तो एल टी हम ये बोल सकते हैं इक्विवेलेंटली, एल टी मैप्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऑन टू क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल में ही मैप करेगा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसकी लीनियरिटी की तरफ। तो अब ये जो बात आती है कि हम 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, उस पर बात करते हैं थोड़ी। तो जैसे कोई 3x3 मैट्रिक्स है, तो लाइक 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसका माइनर सॉल्व करते हैं, n क्रॉस n-1 क्रॉस n-1। ये समझते हो ना, आप अगर इसके अलोंग एक्सपेंड करते हो तो आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो अंदर 2x2 का, ये माइनर सॉल्व करना होता है ना, ये पहले के अलोंग अगर करते हो तो सिमिलरली जब आप दूसरे के करते हो तो आप इधर की 2x2 लेते हो, बीच की करते हो तो साइड के 2 रोज है, वो भी 2x2 मैट्रिक्स ही फॉर्म होगी। तो बेसिकली आप ये क्यों कर रहे हो, मतलब डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो पैरेललोपिपेड फॉर्म हो रहा है, जो भी मतलब पैरेललोपिपेड फॉर्म हो रहा है आपका, है ना, पैरेललोपिपेड जो भी फॉर्म हुआ आपका, उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको आप सेगमेंट्स में प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, जो भी माइनर्स आप ले रहे हो तो उसको आप सेगमेंट में प्रोड्यूस कर रहे हो, ना कि पूरा ओवरऑल वॉल्यूम निकाल रहे हो। मतलब आपने एक पार्ट का वॉल्यूम निकाला, फिर एक पार्ट का वॉल्यूम निकाला, फिर एक पार्ट का वॉल्यूम निकाला और तीनों को ऐड कर लिया। ठीक है, तो वो एक तरीके से एक वैल्यू दे रहा है डिटर्मिनेंट की। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं बुक्स में। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप 5x5 की मैट्रिक्स लो, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये R5 से R5 तक जाएगा। अब ये 5 डायमेंशनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसकी ज्योमेट्री आप कैसे बनाओगे 2D प्लेन में? एक प्लेन है आपके सामने, बोर्ड है, इसकी ज्योमेट्री आपने बना भी ली, तो मान लिया कि इसका जो वॉल्यूम निकालने का जो भी मतलब होगा, एरिया वॉल्यूम के आगे जहाँ तक पहुँचेगी बात, तो उसके आगे आप उसको कैसे उसको डिटरमिनेंट डिनोट करोगे? तो हम माइनर्स में तोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो वो जो माइनर्स होते हैं, वो जो भी हमारी ज्योमेट्री फॉर्म होगी उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स का वॉल्यूम हमको देते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से हमको ओवरऑल डिटरमिनेंट पता चलता है। तो ये एक अच्छा इंटरप्रिटेशन था, आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो।
और दूसरी बात ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमेशा स्ट्रेच करेगा या कंप्रेस करेगा, वट एवर इट इज़, एरिया, वॉल्यूम, वट एवर इट इज़। लेकिन हम ये कभी मतलब श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो ओरिएंटेशन को हमेशा रिवर्स करे, ये डिपेंड करता है आपकी मैट्रिक्स पर, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया माइनर्स के केस में। अब दूसरी बात आती है, आई थिंक अब हम एंडिंग पर हैं, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस से उसके डिटरमिनेंट के रिलेशन पर, और फिर हम एंड कर सकते हैं। और दूसरी, अगर हम डिटरमिनेंट को एक दूसरा नाम दें तो ये गलत नहीं होगा, कैलकुलेटर ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये नया नाम मैंने दे दिया डिटरमिनेंट को, ठीक है, कैलकुलेटर ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। ये मतलब ट्रेडिशनल अलजेब्रिक डेफिनेशन है कि हम एक ज्योमेट्री से, है ना, जो भी प्रॉपर्टी है अच्छे से कॉन्सेप्टलाइज कर पा रहे हैं और ज्योमेट्रिकली हम देख पा रहे हैं बेटर। अगर अलजेब्रिकली जाएँ, मतलब जो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो 10+2 में, उससे अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो उससे हमको कुछ खास पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम इसको ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो अपने आप कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जा रहे हैं। मेरा कहने का पॉइंट ये है, इसलिए ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ तो थोड़ा सा रिकैप मिल जाएगा आपको कि जैसे हम 2D में बात कर रहे थे, मुझे फिगर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए मैं बना दे रहा हूँ बीच वीडियो के। आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी ज्योमेट्री में। तो उसको हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है 2x2, उसके अंदर हम ये इनपुट डाल रहे हैं, इस रीजन का एक यूनिट स्क्वायर है, ठीक है। अब ये यूनिट स्क्वायर डालने के बाद हो क्या रहा है एक्चुअली, इसी R2 में, सेम R2 है, लीनियर ऑपरेटर, तो ये कर क्या रहा है, ये कुछ ऐसा दे दे रहा है, यहाँ पर ये आ गया, इससे जो एसोसिएट हो रही है वो A है, AX है, ठीक है, विच इज़ 2x2। तो यहाँ पे AE1 आ रहा है लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन और AE2 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है नई ज्योमेट्री, ठीक है, इसका जो एरिया है वही डिटरमिनेंट है A का, ठीक है। अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी इस चीज़ में कि एक्चुअली 2x2 का डिटरमिनेंट है क्या चीज़, है ना, एक्चुअली में होता क्या है। तो यही चीज़ है वो। अब एक लास्ट चीज़ बची है, वो भी मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एलिमेंट्री मैट्रिसेस का थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लिया होगा कि अगर आपके पास 2x2 की, मान लो ये है ABCD, 3 नहीं, छोटे डायमेंशन का ही ले रहा हूँ मैं, 2x2 का, ठीक है, A है मान लो ये, ठीक है, एक मैट्रिक्स है 2x2 की। और इसको हम क्या क्या दिखा सकते हैं, अगर आप इसके मतलब रो ऑपरेशन कर इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने जाओ, तो जो छोटे छोटे रो ऑपरेशंस हम लगाते हैं उनको एज अ एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम प्रेजेंट करते हैं, ये बात आप सभी जानते हो। तो उस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि इस मैट्रिक्स को हम लिख लें प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जितने ऑपरेशंस लगेंगे EK तक, ठीक है, पहला इंटरप्रिटेशन ये है। और दूसरी बात ये है कि ये इन्वर्टिबल होनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी ये प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। एक चीज़ तो ये। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये चीज़ आप नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यहाँ पर लेट करो और ये चीज़ करके देखो, और जो रो ऑपरेशंस है वही एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, उनका बस बनाना है आपको फॉर्मेट। तो जो प्री मल्टीप्लिकेशन होगा लाइक EK-1 टिल E1 A विच विल गिव यू आइडेंटिटी, ये ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। और इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि A इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 इनवर्स E2 इनवर्स टिल EK इनवर्स, ठीक है, ये चीज़ भी इंटरप्रेट कर सकते हो उसी चीज़ से। और क्या कर सकते हो, आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ से आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को, यहाँ पे इसी में कर लो, पोस्ट मल्टीप्लाई किया A इनवर्स से,
तो जब आपने किया तो आपको क्या मिल जाएगा, ई के माइनस वन। ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होती है, ए इन्वर्स, कि आप एक मैट्रिक्स को अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तभी आप इसको प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हो और उसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो। तो इनसे मतलब दो एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आएंगे जिनसे आप जो डिटरमिनेंट के डायरेक्ट रिजल्ट आप पढ़ते हो। पहला जो रिजल्ट है, एक मिनट मैं इसको रब कर दूं, पहले आप इस चीज़ को एक बार देख लो ध्यान से कि हो क्या रहा है, ठीक। तो पहला हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, कि इफ ए इज इन्वर्टिबल then it can be written as product of elementary matrices, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट लिख लिया, से A इज इक्वल टू E1 E2 टिल ER तक, कोई भी इंडेक्सिंग ले लो जितने तक वो हो जाए आइडेंटिटी में प्रोड्यूस। अब देन अगर ये लिख रहे हो देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ E1 डिटरमिनेंट ऑफ E2 डिटरमिनेंट ऑफ ER, ठीक है। ऐसा आपने लिख दिया तो हमको ये पता है कि जो डिटर्मिनेंट हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस के, इनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा आर, दे आर नॉन जीरोस, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, तो इनके भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हैं। तो अगर ए अगर इन्वर्टिबल नहीं होता तो जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट हैं मतलब उनमें बॉटम रो जो है वो जीरो होती, ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर ए इन्वर्टिबल नहीं होता तो इनमें जो बॉटम रोज होती वो जीरो होती और डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता वो ज़ीरो होता, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, ये तो हम ले के चल रहे हैं ना, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल तब जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 1, दैट इक्वेट्स इट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से आई है बन के, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि क्योंकि एलिमेंट्री मैट्रिसेस में हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि उससे ये इंटरप्रेट हो जाए कि उसका जो डिटर्मिनेंट है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं इन्वर्स के प्रोडक्ट में, फिर वो एसोसिएटिव होने की वजह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट भी एसोसिएटिव है, ठीक। ये प्रॉपर्टी तो हम पिछली वीडियो में पढ़ के ही आया ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी मान लो उसका इन्वर्स है ए का, तो कुछ ये चीज़ तो लिखी हुई है ऊपर। तो ये एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री मैट्रिसेस से रिलेटेड। एक प्रॉपर्टी और है जिसमें हम ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल वी से, फिर से हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में लिखेंगे उसको, ए इक्वल टू E1 E2 E3 EK, ठीक। और देन if we take transpose then whole transpose and EKT EK minus 1T, okay। और
हियर इज़ E1 का ट्रांसपोज। इतना आ गया। तो अभी आप ये बताओ कि अगर हम डिटर्मिनेंट लें इन दोनों मतलब इक्वेशन से, दोनों साइड मतलब डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस करें, तो क्या कोई चेंज आएगा क्या? E1, E2, E3, EK का डिटर्मिनेंट और ये इनका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AT, तो वो हमने एलिमेंट्री मैट्रिसेस की हेल्प से पता कर लिया। ठीक, अगर A इन्वर्टिबल नहीं होता तो नाइदर A ट्रांसपोज इन्वर्टिबल होता, तो देन बोथ डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज शुड बी 0। ठीक है, दैट इज़ ऑब्वियस थिंग। लेकिन इसको हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में दिखा के इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, तो अभी आप इतना समझ चुके होंगे। अब इतना थोड़ा सा जनरल यहाँ पर हमने लिया। एलिमेंट्री मैट्रिसेस अगर किसी को नहीं पता है तो वो देख सकता है लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस चैप्टर में, काफ़ी इजी टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो अपना पूरा समझूंगा डिटर्मिनेंट के केस में। अब आप एकदम फ्रीली प्रॉपर्टीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा कि जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट के बारे में हर चीज़ जान चुके हो कि कैसे वो फॉर्म हुआ है, क्या उसकी ज्योमेट्री है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और नेक्स्ट वीडियो में बताना कि किस टॉपिक पर मैं बात करूं, लीनियर अलजेब्रा या ग्रुप थ्योरी के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।